मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस पर मैं एक वीडियो पहले भी बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम 25 to 50 यानी कि 25 से लेकर के 50 तक के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे 25 नंबर का एमसीक्यूज है हमारा, दाऊ हैडिस्ट वन एम वन बिजनेस वन डिजायर। यहाँ पे दाऊ का मतलब यू है, तुम्हारा एक ही लक्ष्य था, एक ही काम था और एक ही इच्छा थी। ये जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन आपकी स्कॉलर जिप्सी से ली गई है। अगर हम स्कॉलर जिप्सी की बात करें तो 1853 में ये आई थी और ये टोपोग्राफिकल पोइम थी। इसमें 250 लाइनें थीं और ये जो पोइम थी ये आधारित थी 17वीं सेंचुरी ऑक्सफोर्ड स्टोरी जो कि पाई गई थी जोसेफ ग्लैनविल का एक वर्क था द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उसमें। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि विच पोइम ऑफ अर्नोल्ड बिगिंस विद, कौन सी पोएम मैथ्यू अर्नोल्ड की वो बिगिन शुरू होती है कौन सी इन शब्दों से? कोल्डली, सैडली, डिसेंट्स। डिसेंट्स का मतलब होता है नीचे उतरना। द ऑटम इवनिंग, तो ये कौन सी पोएम थी? रग्बी चैपल की ये लाइनें हैं। कहाँ की हैं? रग्बी चैपल। अगर हम रग्बी चैपल की बात करते हैं तो 1867 में। कब दोस्तों? 1867 में ये पोएम आई थी। और इस पोएम ये क्या थी? एक एलेजी थी ये भी। इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने पिता की मृत्यु से दुखी होकर के इस पोएम को, इस एलेजी को लिखा था। डॉक्टर अर्नोल्ड जो थे, ठीक है। और इनके पिता की जो मृत्यु हुई थी डॉक्टर अर्नोल्ड की, वो कब हुई थी? 1842 में हुई थी। एक चीज़ यहाँ पर और नोट कर लीजिएगा कि इनके पिता जो डॉक्टर अर्नोल्ड थे उनका एक बहुत फेमस बुक थी और उनकी फेमस बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ रोम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि सेल्फ स्कूल्ड, ये जो कमेंट था मैथ्यू अर्नोल्ड ने वो किसके लिए किया था और कौन सी पोइम में? ठीक है, इंपॉर्टेंट कमेंट है, ध्यान बनाए रखना। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड और सेल्फ सिक्योर, मतलब स्वयं शिक्षित, स्वयं स्कैन, स्वयं सम्मानित, स्वयं सुरक्षित। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई? तो मैथ्यू अर्नोल्ड के शेक्सपियर से इसको लिया गया है। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑल पेन्स द इमोर्टल स्पिरिट मस्ट इंड्योर, ऑल वीकनेसेस विच इम्पेयर, ऑल ग्रिप्स विच बाव फाइंड देयर सोल स्पीच इन दैट विक्टोरियस ब्रो। तो देखो ये क्या कहते हैं कि सभी पीड़ाएं अमर आत्मा को सहन करनी चाहिए। सभी कमजोरियां जो हमको क्या करती हैं? अंदर से कमज़ोर करती हैं। सभी, जब कोई दुख आता है तो हम दुख के सामने अपने आप को समर्पण कर देते हैं। ऐसा स्पीच ये किस में देते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड? तो किस में देते हैं? विलियम शेक्सपियर में। यानी कि इनका जो वर्क था शेक्सपियर लेकर के, जो कि विलियम शेक्सपियर पर आधारित था, उसमें शेक्सपियर। ध्यान बनाए रखना, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। 29 नंबर की अगर हम बात करते हैं, लेबरर्स डेट शैल नॉट फेल, मजदूर जो असफल नहीं होंगे। व्हेन मैन इज गॉन, जब मनुष्य चला जाएगा। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो अर्नोल्ड के क्विट वर्क से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? अर्नोल्ड के क्विट वर्क से। ठीक है, 29 का ये ध्यान बनाए रखना। 30 नंबर की अगर हम बात करें, द एंड इज एवरीवेयर, जो अंत है वो हर जगह है। अंत है वो हर जगह है। और जो आर्ट स्टिल हैज़ ट्रुथ, जो आर्ट होती है उसमें अभी भी सच्चाई है। टेक रिफ्यूज देयर, वहाँ पर रिफ्यूज को, रिफ्यूज का मतलब यहाँ पे शरण लेना है। ठीक है, शरण लेना। ये जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई हैं आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिनमें एक ऑप्शन सही है हमारा, तो सी वाला ऑप्शन सही है। मैथ्यू अर्नोल्ड के मेमोरियल वर्सेस से। कहाँ से? मैथ्यू अर्नोल्ड की मेमोरियल वर्सेस। अब ये मेमोरियल वर्सेस मैथ्यू अर्नोल्ड की कब आई थी? 1850 में आई थी। ये भी एक एलेजी थी जिसमें 74 लाइनें थीं। और इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड ने किस पर लैमेंट करते हुए जो है इस पोइम को लिखा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, इसमें 3 पोइट्स का जिक्र किया गया था। एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, दूसरा बायरन और तीसरे हमारे गोएथे थे। ठीक है, 31 नंबर का देखो, बी मोर्टल मिलियंस लिव अलोन,
बी मोर्टल मिलियंस लिव अलोन, यानी कि हम लाखों जो मोर्टल्स होते हैं लिव अलोन, अकेले रहते हैं। ये पंक्तियाँ हमें कहाँ दिखाई देती हैं? मार्गोराइट में। किस में? मार्गोराइट, यानी कि आइसोलेशन। अगला 32 नंबर पे उन्होंने कहा है अ गॉड देयर सेवरेंस रूल्ड एंड बेड बैट विक्स्ट देयर सोर्स टू बी द अनप्लम्ड साल्ट एस्ट्रेजिंग सी। ये लाइनें कहाँ से आती हैं? तो ये लाइनें इनकी कहाँ से ले गई हैं? 32 नंबर पे 4 ऑप्शन फिर आपके सामने दे रखे हैं और एक ऑप्शन आपका सही है। तो ए मार्गोराइट से ही इसको लिया गया है, ध्यान बनाए रखना। कहाँ से? मार्गोराइट से। 33 नंबर पे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच खूब इस लाइन में पूछा जाता है कि जो ट्रुथ होता है वो सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। सत्य एक मरते हुए आदमी के होठों पर बैठता है। मतलब यह है एक मरता हुआ व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच ही बोलता है। इन लाइनों में पर्सोनिफिकेशन का यूज होता है। कैसे? जो ट्रुथ है वो क्या है? एक ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है? लिविंग बीइंग वाली, यानी कि सत्य कभी नहीं बैठेगा। बैठने का काम कौन करता है? इंसान करता है। तो यहाँ पर सत्य को बैठने के लिए बोला जा रहा है, तो इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये लाइन जो है इज़ फ्रॉम अर्नोल्ड। अर्नोल्ड के कौन से वर्क से है? तो ये सोहराब एंड रुस्तम से है। किससे है? सोहराब एंड रुस्तम। ये एपिसोड के रूप में इसको पब्लिश कराया गया था और ये एक नरेटिव पोइम थी, ठीक है। ट्रैजिक थीम थी इसकी और इसको पब्लिश कराया गया था 1853 में, ठीक है। सोहराब एंड रुस्तम। इसमें अगर हम बात करें तो 892 लाइनें थीं और ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट कि चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, ये कौन कहता है चौसर के बारे में? चौसर में उच्च गंभीरता की का अभाव था, की कमी थी, तो हाई सीरियसनेस की कमी थी। कौन कहता है? मैथ्यू अर्नोल्ड। कौन कहते हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड। ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है हु गेव अ टच स्टोन मैथड। इनमें से 4 नाम दे रखे हैं, तो टच स्टोन मैथड किसके द्वारा दिया गया है? तो वो भी मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा दिया गया है। 36 नंबर पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्रिटिसिज्म, ये पूछा गया है कि जो आलोचना की सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो कौन सा होता है? तो डिसइंटरेस्टेडनेस होता है, निस्वार्थ की भावना। कौन सी? निस्वार्थता, यानी कि आप बिना किसी स्वार्थ के साथ अगर क्रिटिसिज्म करते हो तो ये जो क्रिटिसिज्म का तरीका होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि उसमें किसी तरीके का स्वार्थ ना हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज़ इज अ पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ। मतलब ये हुआ जो मॉरल आइडियाज़ होते हैं, नैतिक विचारों के विरुद्ध विद्रोह की कविता जीवन के विद्रोह की कविता है। यानी कि फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नैतिक विचारों के विरुद्ध विद्रोह की कविता जीवन के विरुद्ध विद्रोह की कविता है। और अगली लाइन कहता है अ पोइट्री इज इंडिफरेंट टूवर्ड मोरल आइडियाज इज अ पोइट्री ऑफ इंडिफरेंस टूवर्ड लाइफ। मतलब नैतिक विचारों के प्रति उदासीनता की कविता जीवन के प्रति उदासीनता की कविता है। ये किसने कहा? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, प्यारी सी लाइनें हैं, और ये भी लाइनें किसके द्वारा बोली गई थी? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। अगला 38 नंबर पे अर्नोल्ड ने सिलेक्ट किए थे, चुने थे सम पैसेजेस, कुछ पैराग्राफ्स को। किससे? फ्रॉम होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन, ये 4 राइटर्स। और किस मेथड को प्रूव करने के लिए? तो एक टच स्टोन मेथड इन्होंने दिया था। उस मेथड को प्रूव करने के लिए इन्होंने होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन के पैसेजेस को सिलेक्ट किया। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, टच स्टोन मेथड। अगला क्वेश्चन है हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी को किसने द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन का युग कहा? यानी कि 18वीं शताब्दी को प्रोज एंड रीजन का युग किसने कहा? तो ये कहने वाले कौन थे? 39 में 4 ऑप्शन है, तो कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड। कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड।
अगला 40 नंबर पे देखो, ही लेड अस एज वी ले एट वर्थ ऑन द कूल फ्लोरी लैप ऑफ अर्थ। बड़ा प्यारी सी लाइन है। उसने हमें उसी तरह लिटाया जैसे हम जन्म के समय धरती की ठंडी फूलों वाली गोद में लेटे थे। ये पंक्तियाँ जो हैं, इन पंक्तियों में जो ही शब्द यूज किया गया है, ही स्टैंड फॉर, इन पंक्तियों में जो ही शब्द यूज किया गया है तो वो किसके लिए यूज किया गया है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। किसके लिए? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, ध्यान बनाए रखना। अगला 41 नंबर क्वेश्चन देखो, बी लेड अस एज वी ले एट द वर्थ ऑन द फुल कूल फ्लोरी लैप ऑफ द अर्थ दीज लाइन्स अपीयर इन। तो बात वही है, उसने हमें धरती की ठंडी फूलों वाली गोद में वैसे ही लिटाया जैसे हम जन्म के समय लेटे थे। ये पंक्तियाँ कौन सी पोइम से ली गई हैं? तो ये मेमोरियल वर्सेस से ली गई हैं, मेमोरियल वर्सेस, ठीक है, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई थी। मेमोरियल वर्सेस, ध्यान बनाए रखना, 1850 में आई थी। ये भी एक एलेजी थी, 74 लाइनें थीं। इसमें लेमेंट किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ को, और 2 पोइट और भी थे वर्ड्सवर्थ के अलावा, बायरन और गोएथे। 42 नंबर पे देख लीजिएगा, इज देयर नो लाइफ बट दीज अलोन, ठीक है, मैड मैन आर स्लेव मस्ट मैन बी वन, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। तो उन्होंने कि क्या इनके अलावा कोई जीवन नहीं है? पागल या गुलाम, क्या मनुष्य एक ही होना चाहिए? ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो इसमें 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, 4 में से एक ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है वो आपको बताना है। अ समर नाइट, कौन सा? मस्ट मैन बी वन, फिर मैथ्यू अर्नोल्ड, 21 में कहा समर नाइट में, और सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, अन्य लोग हमारे प्रश्नों का पालन करते हैं। अवॉइड का मतलब होता है यहाँ पे पालन, वो अवॉइड होता है, अवॉइड मीन्स किसी को अनदेखा करना, ये अवॉइड है। अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, अन्य लोग हमारे प्रश्न का पालन करते हैं। तुम स्वतंत्र हो, दाऊ आर्ट फ्री, और तुम्हारी जो कला है वो भी स्वतंत्र है। यहाँ पे जो दाऊ, यानी कि ये दाऊ का मतलब यू है। यू किसके लिए यूज किया गया है? यू स्टैंड फॉर, आपको ये बताना है। तो यू किसके लिए यूज़ किया गया है? शेक्सपियर के लिए। यहाँ पे किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए, ठीक है। शेक्सपियर पोइम में ये लाइन दिखती है। शेक्सपियर, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर फ्री, हु सेज, ये कहता कौन है, कौन कमेंट करता है और किसके लिए करता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड कमेंट करते हैं, और किसके लिए करते हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड इसको कमेंट करते हैं, ये बोलते हैं, और किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। अगला क्वेश्चन है, अर्नोल्ड ने कॉल्स थायरसिस, अर्नोल्ड ने थायरसिस को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक मोनोडी बोलते हैं, ठीक है, मोनोडी, डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में हु इज़ रेफर्ड बाय अर्नोल्ड किसे ये कह करके रेफ़र करते हैं कि वो सेल्फ स्कूल्ड है, यानी कि स्वयं शिक्षित है, सेल्फ स्कैंड है, और स्वयं ऑनर्ड, डैट मीन्स सेल्फ ऑनर्ड मतलब स्वयं सम्मानित है। तो ये विलियम शेक्सपियर के लिए बोलते हैं, कौन? मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। तो किसको रेफ़र किया गया है? शेक्सपियर के लिए रेफ़र किया गया है, ध्यान बनाए रखना, विलियम शेक्सपियर, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाइल एड्रेसिंग द स्कॉलर जिप्सी द पोइट स्टेट्स फॉर व्हाट बियर्स आउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन टिस दैट रिपीटेड शॉक्स अगेन exhaust the energy of strongest soul and numb the elastic power. Who is the poet? इसमें ये पोइट कौन है? इसमें एक्चुअली क्या कहा जाता है? इसमें ये कहा जाता है, जो विद्वान स्कॉलर जिप्सी में संबोधित करते हुए जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो नश्वर मनुष्य का जीवन होता है किस लिए थका देता है, यही है बार बार उनको किसी तरीके से बहुत सारे झटके देना, बार बार उनको मजबूती प्रदान करना, सबसे मजबूत आत्माओं की ऊर्जा को समाप्त कर देना, ठीक है।
या जो लोचदार हमारी शक्तियाँ होती हैं उनको समाप्त कर देना, शून्य कर देना, इलास्टिक पावर कर देना, नम कर देना उन चीज़ों को, इलास्टिक पावर को। तो ये जो पोइट हैं वो कौन हैं? ये जो पोइट हैं वो कौन हैं? तो मैथ्यू अर्नोल्ड। कौन है दोस्तों? मैथ्यू अर्नोल्ड। अगला 48 नंबर पे अगर हम बात करें, द पोइट हु हैव मटेरियलिस्टिक वेज ऑफ लाइफ एंड सो रिमेन इंडिफरेंट द कल्चर आर फिलिस्तीन। अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? वे लोग जो भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक जीवन शैली को अपनाते हैं और इसलिए संस्कृति के प्रति वो कैसे रहते हैं? उदासीन रहते हैं, इंडिफरेंट रहते हैं। ये किसने कहा? तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। किसने कहा था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। अगला, फ्रांसिस लूसी वाइटमैन इज़ द वाइफ ऑफ, बोला गया, सॉरी माफ़ करना, क्या बोल दिया, फ्रांसिस लूसी वाइटमैन। क्या लिखा है? फ्रांसिस लूसी वाइटमैन इज़ द वाइफ ऑफ, वो किसकी पत्नी होती हैं? तो मैथ्यू अर्नोल्ड की पत्नी है। ये किसकी पत्नी है? मैथ्यू अर्नोल्ड की, फ्रांसिस लूसी वाइटमैन। अगला, अर्नोल्ड डाइड ऑफ, अर्नोल्ड किससे मर गए थे? किडनी फेलियर, कंजप्शन, हार्ट फेलियर या नन ऑफ दीज। तो हार्ट फेलियर की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। और ये थे हमारे टॉप 50 MCQs या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, किस पर? मैथ्यू अर्नोल्ड और उनके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क थे उन पर आधारित थे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।